हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए सीबीटी एग्ज़ाम का मॉडल पेपर नंबर 21 बताने जा रहा हूँ। इस मॉडल पेपर में आपके थ्योरी के 38 क्वेश्चन होंगे, वर्कशॉप के 6 क्वेश्चन होंगे और ड्राइंग के आपके 6 क्वेश्चन होंगे। ये पूरा जो पेपर है आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसके पूरे मॉडल पे निर्धारित है। इस मॉडल पेपर को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कोशिश करिएगा तो इनको अपने नोट्स में कहीं लिख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपके लिए मैं और आपके मॉडल पेपर बना सकूँ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डैश डैश के लिए लागू होता है। जनरेटर के लिए, सीरीज मोटर के लिए, इंडक्शन मोटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। तो जो आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ये क्या होता है? आपका दाएं हाथ का नियम ये जनरेटर के लिए लागू होता है। और जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल, वो मोटर के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज जनरेटर का प्रयोग होता है बैटरी चार्जिंग में, बूस्टर, इन अ डीसी ट्रांसमिशन या इज होगा इन ट्रेनिंग लाइटिंग और डीसी वेल्डिंग। तो आपका जो सीरीज जनरेटर होता है इसका प्रयोग हम लोग बूस्टर की तरह करते हैं, ठीक है। बैटरी चार्जिंग में हम लोग शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, शंट जनरेटर। और बूस्टर की तरह हम लोग सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में कौन सा भाग एसी को डीसी में बदलता है? कम्यूटेटर बदलता है, फील्ड बदलता है, ब्रश बदलता है, आर्मेचर बदलता है। तो जो आपका कम्यूटेटर होता है वो क्या करता है? जनरेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और मोटर में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर का बना किसका होता है? हार्ड ड्रॉ कॉपर का, हार्ड ड्रॉन कॉपर का, ठीक। और इसके साथ क्या कनेक्ट होता है? ब्रश। ब्रश किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर में बाहरी अभिलक्षण डैश डैश के बीच संबंध देते हैं। आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, ईएमएफ और फील्ड करंट, वोल्टेज और लोड करंट, ईएमएफ और करंट। तो देखिए आपका मैंने बताया था, आपका जो आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक वो क्या होता है? वोल्टेज और लोड करंट के बीच में होता है। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल आपका आर्मेचर ईएमएफ के और आर्मेचर करंट के बीच में होता है। और जो आपका ओपन होता है, ओपन कैरेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, वो किसके बीच में होता है? वो आपका होता है ई नॉट और फील्ड करंट के बीच में होता है। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? भाप को गर्म अधिक करता है, गर्म पानी और हवा को देते हैं, पानी को भाप में परिवर्तित करता है, जले हुए ईंधन से गर्मी को मुक्त करता है। तो बच्चे आंसर क्या होगा? पानी को भाप में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? डीजल शक्ति उत्पादन, परमाणु शक्ति उत्पादन, जल विद्युत शक्ति उत्पादन, पवन चक्की उत्पादन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका?
पवन चक्की बिजली उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कोयला, डीजल, पेट्रोल और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कोयला। भारत में 65% जो बिजली का निर्माण जो होता है वो क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट से किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट। इसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग? कोयला, कोयले को यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा प्रेरण मोटर का स्लिप ज्ञात किया जाता है? S = NR - NS upon NR, S = NS - NR upon NR, S = NS - NR upon NS नन। तो देखिए आपकी जो NR है ये आपका रोटर स्पीड है और जो आपका NS है वो क्या है? आपका सिंक्रोनस स्पीड है। NS जो होता है हमेशा NR से बड़ा होता है। अगर हम स्लिप की बात करें तो जो स्लिप की वैल्यू होती है ये होती है NS - NR upon NS। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम संचरण वोल्टता भारत में होती है 11 kV, 400 kV, 132 kV, 220 kV। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 400 kV। थर्मल पावर प्लांट एक थर्मल प्लांट की संपूर्ण थर्मल दक्षता लगभग होती है 85 से 80%, 35 से 40%, 45 से 60%, 25 से 30%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 35 से 40%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCR में कितने जंक्शन होते हैं? 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। देखिए SCR जो होता है इसको हम लोग थर्स्टर बोलते हैं। इसमें 4 लेयर होती हैं, PN, PN। ये आपके 3 जंक्शन हो गए, J1, J2, J3 और इसके आपके 3 टर्मिनल हो गए। 3 टर्मिनल हो गए, एथोड, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से यूनिवर्सल गेट है। देखिए यूनिवर्सल गेट समझ लीजिए क्या होता है। यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिनकी सहायता से हम अन्य गेट बना सकते हैं, उनको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया नैंड, दूसरा दिया एक्सॉर, तीसरा दिया और, तीसरा दिया, चौथा दिया नॉर और पांचवा ऑप्शन दिया 1 और 4। देखिए नैंड और नॉर ऐसे दो गेट हैं जिनकी सहायता से हम लोग कोई भी गेट बना सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। नैंड, नॉर, ये आपके यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है? रेक्टिफायर के रूप में, ऑक्सीलेटर के रूप में, ट्रिगर करने के लिए और एम्पलीफायर के रूप में। तो हम लोग जो डायक होता है इसको हम लोग प्रयोग ट्रिगर करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? 2 गेट होते हैं, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं और इसमें गेट नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं? बिना गेट का ट्रायक। इसे क्या कहते हैं? बिना गेट का ट्रायक। बिना गेट का ट्रायक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर में किसकी डोपिंग ज़्यादा होती है? एमीटर की होती है, बेस की होती है, कलेक्टर की होती है, नन की होती है। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग आपकी कलेक्टर की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पैसिव कंपोनेंट है? डायक है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर। तो देखिए पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स क्या करते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ फॉलो। ठीक है, और ये आपके ये आपके क्या कहलाते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स। ये क्या करते हैं? डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग बना होता है एल्युमिनियम का, कार्बन का, फास्फोरस, ब्रॉन्ज का, कोबाल्ट, स्टील का। तो देखिए आपका डीसी मोटर में क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। इसी तरह आपका इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्लिप रिंग होता है। ठीक है, जो काम कम्यूटेटर करता है वही काम आपका स्लिप रिंग करता है। ये किसका बना होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से मोटर का पोरेस्ट कंट्रोल है, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सीरीज मोटर। जनरेटर का ईएमएफ डैश डैश पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर, कम्यूटेशन पर, स्पीड पर, नन पे। देखिए ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, के टाइम एन फाई होता है। तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है, एन इज एन इक्वल टू ई बी बाई फाइव। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी। तो किस पे आपका ईएमएफ निर्भर करेगा, आपका स्पीड पे निर्भर करेगा। एक डीसी मोटर में यदि बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो क्या होगा, मोटर जल जाएगी, मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी, मोटर बहुत धीमी गति से चलेगी, मोटर बहुत अधिक गति से चलेगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, मोटर जल जाएगी। बैक ईएमएफ का होना जरूरी है। एक सीरीज मोटर की गति नो लोड पर होती है, अनंत होती है, 4000 आरपीएम होती है, 2000 आरपीएम होती है, 1000। तो बच्चों आपकी जो सीरीज मोटर होती है उसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या याद रखिएगा, जो आपकी सीरीज मोटर होती है उसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और नो लोड पे इसकी स्पीड क्या होगी, अनंत होगी। कौन सा मोटर अब केंद्रीय पंपों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, शंट को नहीं करना चाहिए, सीरीज को, कॉम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, सीरीज मोटर को नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर का वी कर्व निम्न में से के मध्य बताता है। क्या संबंध बताता है, किसके बीच में बताता है, फील्ड करंट और पावर फैक्टर, आर्मेचर करंट पावर फैक्टर, फील्ड करंट आर्मेचर करंट, और चौथा आर्मेचर करंट और वोल्टेज। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट। सिंक्रोनस मोटर आमतौर से निम्नलिखित पर प्रचालित होती है, यूनिटी पावर फैक्टर पे होती है, लीडिंग पावर फैक्टर पे होती है, लैगिंग पावर फैक्टर पे होती है, डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज। तो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे प्रचालित होती है, और उसका क्या करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। इस मोटर का प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। एक यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण निम्न में से किसके समानुपाती होता है, आई ए स्क्वायर के, आर्मेचर करंट के 1 आर्मेचर करंट स्क्वायर के 1 आई ए के। तो जो आपका टार्क होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर होता है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्टरनेटर के क्षेत्र परिपथ की डैश डैश से प्रदायित होती है, एन एक्सोलेटिंग करंट, अ डायरेक्ट करंट, एन अल्टरनेटिंग करंट, अ पल्सेटिंग करंट। तो बच्चों क्या होगा, इसमें क्या होगा, आ डायरेक्ट करंट। सोलर सेल में किस सामग्री का प्रयोग होता है, सिलिकॉन का, तांबा का, एंटीमनी का, फास्फोरस का। तो सोलर सेल में हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्टर का कार्य क्या है, एसी को डीसी में बदलना, डीसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, नन। तो इन्वर्टर जो होता है आपका ये क्या करता है, ये डीसी को एसी में बदलता है, डीसी टू एसी। और जो आपका रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ें, थोरियम, ग्रेफाइट, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ओवरहेड पर प्रयुक्त कंडक्टर का नाम क्या है, ACSR कंडक्टर, हार्ड रॉक कॉपर, एल्युमिनियम, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इसी कंडक्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं।
पावर ब्रिजों का निर्माण निम्न में से किस युक्ति के द्वारा किया जाना संभव नहीं है? ट्रांजिस्टर का, थारिस्टर का, आईजीबीटी का, मॉसफेट का। तो बच्चों आंसर क्या होगा? थारिस्टर का। थारिस्टर को हम लोग एससीआर भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है? नॉर्मल पीएन डायोड, रिवर्स पीएन डायोड, जीनर डायोड, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है? रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। और ये क्या होता है? इसका प्रयोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के तरह करते हैं हम। समानता आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या है? 1000 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1 ओम। तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है बच्चों? 1 ओम होता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ का समीकरण है फाई एन पी जेड अपॉन 68, फाई एन जेड पी अपॉन 68, 10A नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? देखिए ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई जेड पी एन 60/A। अगर हम लैप बाइंडिंग की बात करें, लैप बाइंडिंग की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A बराबर P हो जाता है। तो यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा फाई ZN अपॉन 60। ठीक है। और अगर हम वेव बाइंडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? A बराबर 2 होता है। तो ईएमएफ का इक्वेशन हो जाएगा फाई जेड पी एन 120। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक्शन के लिए कौन सी मोटर प्रयोग होती है? सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर, नन। तो बच्चों ट्रैक्शन में इसका प्रयोग हम लोग डीसी सीरीज मोटर का करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है? इंडक्शन मोटर है, डीसी मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, नन। तो जो आपकी क्या होती है? जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग होती है। इकोनोमाइजर का प्रयोग डैश डैश दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। बायो संयंत्र, बॉयलर, अल्टरनेटर, टरबाइन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? बॉयलर। ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग होता है 20 HP मोटर में, 15 HP मोटर में, 5 HP मोटर में, नन। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है इसका प्रयोग हम लोग 20 HP की मोटर में करते हैं। निम्न में से बिना गेट का ट्रायक कहते हैं? डायक को कहते हैं, आईजीबीटी करते हैं, एससीआर कहते हैं और यूजीटी कहते हैं। तो जो ट्रायक होता है, इसका डायक जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिना गेट का ट्रायक कहते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग ट्रिगरिंग में करते हैं। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर बच्चों नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।